नमस्कार। स्टोरी मेकर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और स्टोरी मेकर्स में हम आपके लिए लेके आते हैं इंस्पायरिंग स्टोरी, जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले, प्रेरणा मिले, कुछ जानने को मिले। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना सिंधे गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री ब्रह्मदीन सिंह जी, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका राजनीतिक करियर कैसे रहा, क्योंकि एक अल्हड़पन वाले जिले से निकल कर आते हैं जिसके लिए सब कोई जानता है। और उन्हें आप टीवी स्क्रीन पर डेली देखते होंगे, क्योंकि वो अपनी बातों को पूरी ठोस सबूतों के साथ, या यूं कहें कि बेबाकी से रखते हैं। तो आज उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टोरी मेकर्स में। एक्चुअली में जो है प्रयागराज जो डिस्ट्रिक्ट, जो पहले इलाहाबाद था, अभी प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट हो गया है। उस डिस्ट्रिक्ट का में जो है एक मांडा ब्लॉक है, जिसमें बीपी सिंह जो राजा साहब बोले जाते थे गांव में, वो इलेक्शन लड़ते थे। तो मैं 7वीं 8वीं क्लास में था। मेरा गांव उनसे जस्ट बगल में ही है। गांव का नाम हाटा है। तो उस गांव से मैं बिलोंग करता हूं। उनके लिए प्रचार करता था। उनको देख करके मुझे बहुत प्रेरणा मिलती थी कि ये जो है इनको सब कुछ होने के बाद, मतलब राजा थे, वो किंग थे जो है। सर, प्रयागराज के बारे में हर कोई जानता है, क्योंकि संगम नगरी है। और वहाँ के, जब हम भी गए थे विधानसभा चुनाव के दौरान, तो देखा था कि एक अल्हड़पन दिखता है वहां पर, एक अजूबापन दिखता है, क्योंकि सब बेबाकी से चीजें रखते हैं। लेकिन एक छोटे से शहर से निकलकर राजनीतिक करियर शुरुआत कैसी हुई आपके? कब आपने सोचा कि हाँ चलिए अब राजनीति में जाना चाहिए मुझे? यस, तो मैं जो बीपी सिंह जी को देखा था, बीपी सिंह का अगर देखें तो किंग थे, और जो है उनको कुछ भी ऐसा किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन उन्होंने जो है, जो वो क्षेत्र था, वो क्षेत्र को पिछड़ा को कैसे आगे लाने के लिए पूरा, फिर जो है उन्होंने, जब भी इलेक्शन लड़ रहे थे, जब यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं ओबीसी कमीशन में जो है, क्योंकि जो हम लोग का एरिया है उधर ज्यादातर लोग ओबीसी के लोग हैं, तो उन्होंने ओबीसी को प्रॉमिस किया था कि हम आपको जो है इतना परसेंटेज आपका रिजर्वेशन दिलाएंगे। वो रिजर्वेशन के चलते उन्होंने अपनी जो है, क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स भी छोड़ दी सारी, उनकी हो गया जो है। ये मैंने उनको देखा कि एक आदमी जो है सारा जो है, जो कमिटमेंट के लिए पूरी अपनी जो है राजनीति को दांव पे लगा दिया, मतलब आप अपनी बात को पूरी करने के लिए। तो मुझे उनसे बहुत सीख मिली कि बहुत अच्छे लोग हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन बिटवीन मेरे फादर का डेथ हो गया जो है। तो फादर का डेथ होने के नाते थोड़ा क्या है कि घर में मैं बड़ा था, तो थोड़ा घर की पोजीशन खराब हो गई। तो मैंने उस समय डिसाइड किया कि पहले अपने को करियर बनाना है। करियर बनाने के लिए, मैं साइंस का स्टूडेंट था, मेरे हर क्लास में फर्स्ट क्लास आते थे, अच्छे थे जो है। उस तरह से मैंने कंपटीशन दिया। कंपटीशन देने के बाद जो है, मैं इंट्रेंस टेस्ट पास करके मेरा जो है महाराष्ट्र के सांगली जिला में वालचंद कॉलेज गवर्नमेंट करके वहाँ एडमिशन हुआ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। सिविल इंजीनियरिंग के बाद में मैंने वहां से जून 1993 में जो है वहां से मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, और विद फर्स्ट क्लास एंड डिक्टेंशन। फिर मैं बॉम्बे में, क्योंकि हमारे सारे फ्रेंड वहां, अभी क्या हो गया कि मुझे करियर के साथ साथ में अपना अचीवमेंट भी लेना था। तो मुझे ये देखना पड़ा कि हमको बिजनेस से ज्यादा अचीवमेंट प्राप्त होगा कि सर्विस से। तो क्योंकि बॉम्बे कमर्शियल शहर है, वहाँ जो है लोग, अभी अमिताभ बच्चन जी भी इलाहाबाद से गए, जो कि काफी स्ट्रगल करके आज टॉप में, उनको बॉम्बे में कौन नहीं जानता है। इसी तरह से प्रयाग, उधर यूपी के एमएन सिंह पुलिस कमिश्नर थे जो है, जब मैं वहां था जो है। तो इस तरह से जब भी मैं वहां मैं बिजनेस चालू किया, तो बिजनेस में भी मैं काफी सक्सेस हो गया। अभी आप अगर सर्च मारेंगे तो विशाल अर्थवर्ल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जो कि इंडिया के टॉप 3 में आती है, जिसमें 550 एम्प्लॉय काम करते हैं। 550 एम्प्लॉय काम करते हैं, उसमें से वन ऑफ द डायरेक्टर में है। इन बिटवीन जब मेरी कमर्शियल प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी, तो मेरी मुलाकात जो है वर्ली में जो है श्री प्रमोद महाजन जी से हो गई, जो कि बीजेपी के बहुत अच्छे लीडर थे। माननीय अटल बिहारी साहब के साथ में थे वो जो है। तो मुझे मेरे हिंदी वगैरह, चूंकि जो यूपी के लोग हैं, या अगर प्रयागराज बोलिए, तो यहाँ की जो हिंदी की ट्यूनिंग है इतनी थोड़ा सा डिफरेंट इतनी अच्छी है कि लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। क्योंकि उसमें क्या रहता है कि आप देखेंगे तो मिक्सिंग नहीं करते, जो सच है वही बातें करते हैं, और उसको सही ढंग से अपने को प्रमाणित करके बोलते हैं। इससे प्रमोद महाजन जी बोले कि आप हमारे लिए जो है, जो इलेक्शन के कैंपेनिंग कीजिए, और सारे मंच पे
जो है आप एज एंकर स्पीच दीजिए हम्म, और जो उत्तर भारतीय वोट है वो सबको प्रभावित कीजिए। हम्म, इस तरह से मैं वो उनके लिए करता गया, सारा चीज करते करते मेरा पार्लर बिजनेस भी चलता रहा। हम्म। और सर जैसे कि अभी आपने प्रमोद महाजन जी का जिक्र किया, उनके कशीदे कढ़े जाते हैं, उनके बारे में हर कोई बात करता है, लेकिन आपने जिस हिसाब से अभी बताया कि उनके साथ बहुत सारा काम किया है, बहुत टाइम तक रहे, कोई एक ऐसा किस्सा बताइए जिससे आपको लगे कि हाँ उनके साथ ये टाइम बहुत अच्छा रहा। देखिए, प्रमोद महाजन जी का जो है, एक तो सबसे बड़ी बात थी कि हम्म, जिसको मतलब वो सेलेक्ट करते थे, जैसे मुझे सेलेक्ट किए तो हम्म, उसमें ये नहीं कि मराठी गैर मराठी वाला हम्म, एक तो सेंटेंस उनमें नहीं था। हम्म, और मुझे वो बीडी सिंह, मुझे बॉम्बे में सब बीडी सिंह के नाम से ही जानते हैं, हम्म, तो मुझे बीडी करके ही बुलाते थे। और वो हम्म, उनको अपना था, उनको ये मालूम था कि इनके फादर का डेथ हो गया था, हम्म, उनको मेरे चाइल्डहुड का स्ट्रगल पूरा चीज मालूम था, उनको हम्म, सारी चीज मालूम था। हम्म, तो इस तरह से जो है वो थोड़ा मेरे प्रति सिंपैथी भी थी। और मैं आपको बताऊं, शुरू शुरू में तो क्या है, बॉम्बे में जब आप स्ट्रगल करती हैं ना, हम्म, तो स्ट्रगल करती हैं तो आपके पास जब जॉब नहीं रहता तो वहाँ का जो आपको अपनी लाइफ को निकालने के लिए बहुत आपको मेहनत करनी पड़ती है। हम्म, तो उस समय क्या करते थे, ये जब भी मैं स्पीच वगैरह देता था, हम्म, तो अय जी देखिए, मैंने तो उनसे कोई कंडीशनल या पैसे की बात नहीं किया था कि हमारी हम्म, भी परेशानी है, आप हमको मदद कीजिए। हम्म, तो हमको हर मंच के बाद 2,000 रुपया, उस समय 2,000 हम्म, बहुत माने रखता था, 1923 की बिल्कुल, बात है, समझे। हम्म, तो 2,000 रुपया वो डाल देते थे। वो हम्म, 2,000 से मेरा पूरा जो है स्पीच वगैरह ये सब चलते रहता था, पार्लर हम्म, बिजनेस फिर जो है ये हम्म, हुआ। और प्रमोद महाजन जी की दूसरी बात ये थी कि हम्म, वो जैसे आपसे अगर कोई चीज बातें कर रहे हैं ना, तो हम्म, आपसे दिल से करेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे मतलब और लीडर लोग का है कि हम्म, आपको ऐसे दिखावटी बात करेंगे फिर आपको बाहर कर देंगे, ऐसा हम्म, नहीं। अगर आपको नजदीक देखो, नजदीक लेने से पहले वो परखते हैं, ये बात सच्चाई है, हर हम्म, अच्छे आदमी की ये है, वो हम्म, जो है परखते हैं। हम्म, उन्होंने परख करके जो है नजदीक लिया, और हम्म, उस तरह से मैं सारा खरा उतरता गया, सारे पॉलिटिक्स में ये हम्म, हो गया। तो हम्म, इन बिटवीन क्या हुआ कि उनका डेथ हो गया, आपको मालूम है, हाँ जो जी, हाँ डेथ हो गया। वो डेथ के बाद भी जो है फिर मुझे आरपीआई, जो श्री रामदास आठवले जी की जो हम्म, सोशल हम्म, मिनिस्टर भी थे जो है, हम्म, उनमें मुझे मुंबई का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया जो है, हम्म, मुंबई प्रदेश का पूरा। हम्म, फिर उनके लिए मैं काम करता रहा। हम्म, और मैं फिर इस तरह से, क्योंकि जो रामदास आठवले जी की पार्टी आरपीआई है, हम्म, वो भी बीजेपी की सहयोगी पार्टी है। हम्म, जैसे श्री एकनाथ शिंदे जी की जो पार्टी है, हम्म, शिवसेना, हम्म, इनकी सहयोगी पार्टी है। हम्म। इस तरह से रामदास आठवले जी की भी थी। सर ये रामदास अठावले जी की पार्टी आरपीआई को छोड़ने के पीछे की वजह क्या रही? किन वजहों की वजह से आपने पार्टी छोड़ा? देखिए, ऐसा है कि जो शिवसेना का मुझे ऑफर था, शिवसेना हम्म, ने मुझे एक राष्ट्रीय प्रवक्ता के अलावा मुझे सह संपर्क प्रमुख, उत्तर प्रदेश का सह संपर्क प्रमुख बनाया है। हम्म, तो देखिए, लाइफ में होता क्या है कि आप जो है बहुत पैसा कमा लिए या बहुत हम्म, आपका नाम हो गया, ये हो गया, लेकिन आप जिस गांव से रिलेटेड हैं, जिस प्रदेश से रिलेटेड हैं, हम्म, अगर उसके लिए बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, उसके हम्म, बारे में कुछ नहीं सोचते, तो आपका बहुत पैसा वैसा कमा के या आपका बहुत बॉम्बे में नाम रह के आपको कोई मीनिंग नहीं है। क्योंकि जो है, बिल्कुल, अगर सही ढंग से देखें तो मेरी जो है जन्मभूमि जो है उत्तर हम्म, प्रदेश है, हम्म, और कर्मभूमि जो है महाराष्ट्र है। जी, तो मैं दोनों से कनेक्टेड है, और हम्म, दोनों से भी उतना ही जो है। हम्म, तो भी क्या है कि शिवसेना को जो राम मंदिर मुद्दा वगैरह था, हाँ, तो इसको एक इस्टाब्लिश करने के लिए यहाँ के हम्म, लोगों से मतलब अच्छे पोस्ट पर देकर, तो मुझे ये लगा कि चलो ठीक है, हमको उत्तर प्रदेश की पोस्ट दी जा रही है, इसलिए हम्म, मैं वो पार्टी छोड़ के हम्म। इसमें आ गया। सर राम मंदिर का भी आपने जिक्र किया, जितना कि मुझे पता है कि राम मंदिर शुरुआती जब आंदोलन वगैरह हुआ उस टाइम भी आप जुड़े रहे राम मंदिर यस से, यस। और अभी लोकसभा का चुनाव हुआ जिस हिसाब से, और उसके बाद राम मंदिर का मुद्दा बनाया गया, राम मंदिर मुद्दा को रखा गया, लेकिन प्रदर्शन के दौरान वो चीजें नहीं दिखाई दी। कहाँ कमी रहेगी, क्या लगता है आपको कि कहाँ कमी रहेगी उस चीज में? देखिए, एक तो जो माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने बोला था, वो बहुत हम्म, सही बात बोला था कि देखो, मोदी जी का जो नैरेटिव सेट था 400 पार, 400 पार का जो है, हम्म, हम्म, वो
वो अपनी जगह सही थे, वो अपनी जगह सही थे कि जो लीडर होता है वो लीड करने के लिए हर पब्लिक को एक मेंटली प्रिपेयर करता था, मेंटली प्रिपेयर करे जो है कि पब्लिक को हम प्रिपेयर करें कि इतनी वोट मिले जो है। इन बिटवीन क्या हुआ, जो माननीय एकनाथ शिंदे जी जो बात किए जो है कि ये उल्टा पड़ गया, उसका रीजन ये हुआ कि बीच में जो इंडिया गठबंधन था, इनको एक पॉइंट मिला, एक पॉइंट ये मिला कि अगर इनकी 400 पार हो जाएगी तो जो है संविधान को चेंज कर देंगे। हाँ। और इसके आगे आरक्षण को भी उसमें बुलाने की कोशिश की, आरक्षण की बातें हैं, किसान लोगों की बात, जो कि जो भारत है ये किसान प्रधान देश है, तो किसान लोगों को भी कुछ नहीं मिलेगा, ये सारी बातें जो है। तो इंडिया कैसा है कि जो यहाँ की पब्लिक कैसा है कि वो रियलिटी में न जाकर के जो ये बातों को उसके दिमाग में आने की बात सही है कि कहीं ऐसा न हो जाए कि इनका एक तरफा रिजल्ट आ जाए। तो वो रिजल्ट के चलते जो है उनके दिमाग में आया कि जो है कहीं मोदी जी ऐसा न कर दें कि जो है किसान का भी जो अभी प्राइस फिक्स होने हैं और आरक्षण के जो लफड़े चल रहे हैं, सारे चीज चल रहे हैं, ये सारी चीजों से थोड़ा पब्लिक में जो है वो सर, अच्छा ऐसा आपको भी लगता है कि कहीं जो 400 का नारा दिया गया और उसको जो विपक्ष ने भुनाने की कोशिश की, संविधान बदल देंगे, आरक्षण को लेकर भुनाने की कोशिश की, क्या वो चीज आप लोग जनता तक पहुंचा नहीं पाए, सही तरीके से नहीं पहुंचा पाए कि नहीं जो विपक्ष कह रहा है वो गलत है, 400 पार आने के बाद भी ये संविधान नहीं चेंज होगा, वो चीजें नहीं होंगी जो विपक्ष कह रहा है? क्या यहाँ कमी रह गई ये बातें जनता तक पहुंचाने के लिए? कहाँ कमी रह गई? क्या लगता है? कमी नहीं रह गई। एक्चुअली क्या हुआ कि जो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जो विधानसभा वाला था, उसमें इतनी सीटें आई थी जो है, तो जो यूपी सरकार थी, योगी साहब थे, या जो भी बीजेपी के लोग थे जो उत्तर प्रदेश के, क्योंकि मैं बताया संपर्क प्रमुख भी है, और मेरे पहचान के श्री कृपा शंकर सिंह जो कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के टाइम में होम मिनिस्टर थे, वो भी जौनपुर से भी लड़े थे इलेक्शन, जो है बीजेपी के टिकट पे लड़े थे जौनपुर से। तो जो कार्यकर्ता लोग थे जो ये तो उनकी बातों को थोड़ा ये न करके, और इतना जो है जो हायर लेवल के लोग थे, एक ईगो जैसा रहा, एक ईगो के चलते जो है वो जो पब्लिक से कनेक्शन, देखिए ऐसा है कि आपको वोट जो मिलेगी वो जो है जो लोअर पीपल है जिनसे आपको गांव-गांव में जाके मिलना पड़ेगा, उनको थोड़ा एवॉइड लगा। और दूसरा मैं बताया कि जो लोअर कार्यकर्ता थे बीजेपी के और ये सब थे, ये थोड़ा नाराज थे। सर ठीक है, अभी लोकसभा का चुनाव जैसे कि हुआ है, उसमें शिवसेना शिंदे गुट का प्रदर्शन आप कैसे देखते हैं? शिवसेना माननीय शिंदे साहब का प्रदर्शन बहुत अच्छा हम मानते हैं, इसलिए अच्छा मानते हैं कि उनका अगर परसेंटेज वोट परसेंटेज देखें तो हम 3 पॉइंट पे जाएंगे। नंबर 1 पॉइंट की अगर वो पार्टी शिवसेना माननीय एकनाथ शिंदे गुट की देखी जाए तो ज्यादा दिन की पार्टी नहीं, वो आपको भी मालूम है। जो इलेक्शन से अगर डिस्टेंस देखें तो वो साल भर भी नहीं हुआ है, साल भी नहीं हुआ है, समझे। तो उनका जो वोट परसेंटेज था कुछ 46 के आसपास है परसेंटेज, ओधो गुट के जो परसेंटेज है वो 43 के आसपास है लोकसभा इलेक्शन के। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। अभी ज्यादा और वोट मिलने के चांस थे, लेकिन उसके बैक फुट पे जाने का रीजन क्या था कि जो सहयोगी पार्टी होने के नाते बीजेपी के साथ में, तो जो बीजेपी की जो भी सहयोगी पार्टी रहती है तो उसमें बीजेपी कैंडिडेट पे इंटरफियर करती है कि ये कैंडिडेट को खड़ा करना है, ये करना है इसके साथ में। तो जो स्टेट की जो ये है प्रांत की जो भी सरकारें हैं वो बीजेपी की इशारे पे ही चलती हैं कि हाँ इनको खड़ा करना है, या जो डिसीजन है, डिसीजन मेकर जैसे घर का मुखिया होता है, बड़े भाई का रोल अदा करते हैं, जो रोल रहता है वो माननीय मोदी साहब के ऑफिस से ही सब जो है बीजेपी सेंटर से ही देखा जाता है। तो जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ जो एरिया में, वो एरिया में सिलेक्शन करने में थोड़ा डिले, मतलब जो देखिए क्या है कि आपका जो लोकसभा का इलेक्शन का एरिया वो काफी बड़ा रहता है, तो उसको प्रचार करने के लिए भी आपको थोड़ा टाइम तो चाहिए, जो है कम से कम 2-3 महीना चले। तो ऐसा देखेंगे तो 20-20, 25-25 दिन के ही टाइम मिले थे, वो टाइम का भी थोड़ा ड्रॉबैक रहा जो
सर, जिस हिसाब से लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया उसके बाद से विपक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि असली और नकली में जनता ने अंतर कर दिया समर्थन देकर। क्या लगता है आपको कि ये सही है या नहीं है? क्योंकि लगातार आदित्य ठाकरे की तरफ से कहा जा रहा था कि जो पार्टी तोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो गद्दार है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो आदित्य ठाकरे जी जो किस स्टेटमेंट पे कहा है या वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं ये स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि जो शिवसेना सरकार महाराष्ट्र की है वो हिंदुत्व की राजनीति को आगे लेके चलता है। हिंदुत्व को बढ़ावा देना, हिंदुत्व को सुरक्षा रखना, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना, हिंदुत्व की बातें वो पूरा करता है। तो बीच में हुआ क्या कि जो है, जो उद्धव जी थे, ये क्या है कि अपनी कुर्सी के लिए, कुर्सी, जैसे मैंने आपको बीपी सिंह के बारे में बताया, उन्होंने अपनी कमिटमेंट के लिए ओबीसी को रिजर्वेशन के लिए अपना पीएम प्रधानमंत्री का पद भी चला गया उनका, लेकिन कोई चिंता नहीं, वो अपनी जगह अटिक रहे। अभी यही पार्ली अगर आप देखते हैं उद्धव जी का, इन्होंने हमको चीफ मिनिस्टर कैसे बनना है, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे जो भी, हम उसके साथ भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। अगर इनके फादर का देखें, जो बाला साहब ठाकरे थे, जो कि हम लोग भी उनको बहुत मानते हैं, बाला साहब ठाकरे जो है ऐसा सेंटेंस बोला था कि अगर हमको जो है ऐसी कभी नौबत आई कि हमको कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा तो मैं अपनी दुकान बंद कर देगा, लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं जाएगा। तो इस तरह से जो सारी बातें होने लगी कि उद्धव जी चीफ मिनिस्टर के चक्कर में जो है ये पार्टी छोड़ के कांग्रेस के साथ जो भी अपना बना करके जो भी चीफ मिनिस्टर बने, तो ये जो है एकनाथ शिंदे साहब को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। और उस बात को लेकर के बाला साहब के हिंद सम्राट की बात के जो कायम रखते हुए उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, और पार्टी के जो है मतलब जो है वो चीफ मिनिस्टर भी हैं और अच्छे ढंग से चल भी रही है। लोकसभा के इलेक्शन भी बहुत अच्छे आए जो है। तो हमारे ख्याल से जो प्रिंसिपल की अगर बात करें, सिद्धांत की बात करें, तो वहां जो है माननीय एकनाथ शिंदे जी अपनी जगह पे सही हैं। उद्धव जी जो है अपनी हिंदुत्व की राजनीति छोड़ करके जो और जो भी है पार्टियां हैं उसके साथ गए, तो यहाँ थोड़ा ये फर्क दिखता है। ओके सर, परिवारवाद का हमेशा जिक्र हुआ है, चाहे फिर चुनाव के दौरान देख लिया जाए या फिर वो तमाम दौर जिसमें परिवारवाद का हमेशा जिक्र किया जाता है, लेकिन सीएम शिंदे साहब के बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, वो भी पार्टी में हैं। देखिए, वो जो ये परिवारवाद का नारा है उसके बहुत पहले से जो है श्रीकांत शिंदे जी जो है वो जो कल्याण की सीट है जो है लोकसभा की, वो वहां से रहे, सांसद रहे। अभी परिवारवाद की जो है जैसे आप बात कर रहे हैं, तो परिवारवाद में ये कहीं नहीं हुआ था, जिस शिंदे जी साहब का ये कंडीशन नहीं था कि श्रीकांत शिंदे जी को टिकट देंगे तो मैं ये करूंगा, या कोई कंडीशनल बात नहीं हुई थी। अभी चूंकि बीजेपी की नजर में भी जो है जो वो सीट थी वो क्लियर थी श्रीकांत शिंदे जी की, तो दोनों तरफ के जो अगर तराजू के पलड़े देखें तो दोनों तरफ से पलड़े में ये था कि श्रीकांत शिंदे जी की ये सीट क्लियर है, तो इसलिए उनको सीट दिया गया था। उसमें परिवारवाद का कोई मतलब नहीं है। चलिए सर, एक एलन मस्क की तरफ से ईवीएम को लेकर एक पोस्ट किया गया था जिस पर राहुल गांधी का भी एक पोस्ट आया, और इन सब के बीच में अगर देखा जाए तो शिवसेना के एक सांसद हैं, उनके परिवार, उनके रिश्तेदार, तो उनको भी आरोपी बनाया गया है। सर, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, एलन मस्क का जो स्टोरी है, अभी क्या है कि अगर राहुल गांधी जी की आप देखें तो राहुल गांधी जी की दो चीज होता है बातों में। एक बात ये कि कौन सी बात, कौन सा आदमी, उसका मार्केट वैल्यू या व्यक्तित्व क्या है मार्केट में, उसकी क्या वैल्यू हो, तो उसकी गंभीरता से लेता है कि ये बोला तो इसका रीजन क्या है और इसके बोलने का रीजन क्या है। अभी राहुल गांधी जी की अगर बात करेंगे तो ये क्या करते हैं, बीच बीच में क्या है कि कहीं जो है फॉरेन में जा करके और एक फुहारा जैसा छोड़ देते हैं कुछ बात को लेके, समझे। अभी एलन मस्क जो है, देखिए हम तो इंडिया में हैं, तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानते हैं,
जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया कि जो है अपना जो है ईवीएम में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, तो एलन मस्क ने क्या किया कि एक थोड़ा हवाई फायर मारा कि थोड़ा जो है चलो इसकी भी थोड़ा हो सकता है कुछ काम बने, इंडिया गठबंधन का कुछ बात बने, लेकिन वो जो है वो बात में कोई दम नहीं रही, वो पूरी बात मार्केट से निकल गई। अभी सेकंड चीज आपकी जो बता रही है कि जो एक्चुअली जो मैं उसी लोकसभा में आता हूँ जिनकी आप बात कर रविंद्र वाइकर साहब हैं, रविंद्र वाइकर साहब जो हैं, उनके लिए मैं कैंपेनिंग भी किया था इलेक्शन में जो है। और देखिए ऐसा है कि और रिकाउंटिंग हुआ, रिकाउंटिंग में 48 वोट से जो है रविंद्र वाइकर जी जीते, 48 वोटों से जीत गए। और उसमें जो पोलिंग एजेंट थे दोनों तरफ से थे, और ये सारी बातें थी। और इसके जो है जो वंदना करके जो ईवीएम की वो इलेक्शन की जो ड्यूटी ऑफिसर वो भी थी, तो उन्होंने बताया था कि एक तो जो मोबाइल जो ये लोग का जो एलन मस्क का जो कहना था कि मोबाइल से उसको हैक कर लेना या जो है कुछ ओटीपी आना, क्योंकि फोन लिया गया था किसी अधिकारी का, ओटीपी जो है, तो दोनों चीज को वंदना जी ने रिजेक्ट किया था। न तो जो है इससे मोबाइल से इसको हैंग किया जाता है, न तो जो है इसको क्या कहते हैं अपना कोई ओटीपी आता है, समझे। अभी मोबाइल का एक्सचेंज जो है वो बोल रहे हैं उसके लिए भी वो मैटर कोर्ट में है, तो उसका जो भी फैसला होगा वो कोर्ट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। अभी उसके बाद जो मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है कोर्ट में, उसके बारे में कुछ बोल के अच्छा नहीं है। सर जिस हिसाब से 2024 चुनाव का रिजल्ट आया उसके बाद से लग रहा था, सोशल मीडिया पर खासकर ट्रेंड कर रहा था कि इस बार विपक्ष की भी जीत हुई, ईवीएम की भी जीत हुई और सरकार की भी जीत हुई, लेकिन सर उसके बाद भी ऐसा लग रहा था कि अब ईवीएम को मुद्दा नहीं बनाया जाएगा, लेकिन फिर से उसको ऊपर सवाल उठे, ईवीएम पर सवाल उठे। हाँ, उसका रीजन बता रहे हैं। एक्चुअली जैसे माननीय मोदी साहब जो है 400 पार का नारा लगाया था, उसी तरह से इंडिया गठबंधन भी जो है खड़गे साहब जो है 290 की गारंटी दिए थे कि 290 मेरी सीटें आएंगी जो है। तो अभी क्या है कि जिस तरह से अभी जो है 234 पे आके रुक गए जो है, तो लाइफ में होता क्या है कि जैसे कोई बच्चा एग्जाम देने गया और उसने बोला था कि नहीं पापा मेरा फर्स्ट क्लास आएगा ही, मेरा नंबर इतना आएगा उतना आएगा, तभी जो है जब भी वो फेल्योर हो गया, मतलब जो परसेंटेज फर्स्ट क्लास था नहीं सेकंड क्लास या थर्ड क्लास आ गया, तो उसको कुछ न रीजन तो देना पड़ेगा ना कि रीजन क्या है। इसी तरह से इंडिया गठबंधन जो है, चलो ठीक है मोदी जी का वो माननीय शिंदे साहब ने बताया है, नीतीश कुमार जी भी इस बात को जेडीयू के जो भी हैं प्रवक्ता उन्होंने भी बताया था, तो वो बात एक अलग होगी। उसी तरह से इंडिया गठबंधन भी सोचा कि हम पब्लिक को एक आश्वासन, देखो क्या है जनता जो है सारी चीज जनता के ऊपर, जनता से कोई आगे नहीं है। ईवीएम अपनी जगह सही, अभी इसको कैसे जनता को कन्विंस किया जाए कि जो है हम 234 पे ही क्यों रुक गए, 290 क्यों नहीं गए। तो बीच में ऐसा थोड़ा जो है अभी क्या होता है कि अभी जो इनका वोटिंग परसेंटेज रहा वो ठीक ठाक रहा, इंडिया गठबंधन का भी अपनी जगह ठीक ठाक रहा। तो इंडिया का कोई आदमी ऐसा नहीं हो रहा था कि ऐसी बात बोले कि ईवीएम का मिस्टेक था जो है। तो इस तरह से जो है राहुल जी अपना एक प्लान बना करके जो है वो एलन मस्क बाहर के आदमी से, देखिए मैं कहता है जो जैसे आप गांव में जो रहे तो गांव में जो प्रधान होता है, जो मुखिया बोलते हैं, वो गांव की सारी चीजों को जानता है और जो बात की बोलता है उस बात को लोग गांव वाले मानते हैं। हाँ, अगर दूसरे गांव का लोग जा करके अगर कोई बोलेगा तो वो मानेंगे नहीं। हाँ, इसी तरह से क्या किया इन्होंने कि जो है मैं एक एलन मस्क का जो है ठप्पा लगा करके मैं एक हवाई फायर छोड़ू, अगर गोली लग गई तो लग गई, नहीं तो ठीक है इस ढंग से। लेकिन जो वो थोड़ा उल्टा पड़ गया, उल्टा इसलिए कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था ना, अगर सुप्रीम कोर्ट का आर्डर नहीं होता था तो एलन मस्क का थोड़ा लोग सुनते थे, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है तो उसके आर्डर के सारा चीज जो है फेल हो गया। ठीक है सर, महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर क्या रणनीति है, शिंदे साहब की सीट शेयरिंग को लेकर क्या रहेगा, क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, आगामी विधानसभा चुनाव में?
देखिए, माननीय सिंधे साहब का तो मैंने एक हिंदू हृदय सम्राट का जो है आगे हम्म बढ़ाना, जो बाला साहब की विरासत थी उसको लेके जाना, वो हम्म तो उनका कंटिन्यू ही है। अभी सीट हम्म शेयरिंग का जहाँ तक हम लोग को आइडिया बताया जा रहा है कि हम्म 55 से 60 सीटें जो है हम्म अपने इनको माननीय सिंधे साहब जो शिवसेना गुट है हम्म इनको मिलेगी जो है। हम्म तो इसमें क्या है कि मेरा कहना ये है कि जो अपने से मिस्टेक हुआ या जैसे जो भी सेंट्रल की तरफ हम्म से मिस्टेक हुआ हम्म कि जो कैंडिडेट डिसाइड करने में बहुत डिले हो गया ना, उसको हम्म थोड़ा अवॉइड करना चाहिए हम्म और उसको कैंडिडेट को जल्दी से उसका एरिया बताना चाहिए और हम्म जिस ढंग से कि वो अपने पूरे जो पब्लिक है लोगों से जाके मिले, हम्म क्योंकि लास्ट में देखो केवल आप जो है स्टेज से जो है भाषण दे के पब्लिक को आप नहीं कर सकते, क्योंकि हम्म जो अभी बॉम्बे में भी क्या है कि झोपड़पट्टी भी लोग हैं, तो झोपड़पट्टी में जा करके लोगों को मिलना पड़ता है। वो हम्म लोग असेंबली में बहुत कम आते हैं, जो झोपड़पट्टी के लोग हैं बहुत कम हम्म आते हैं। और हम्म आपको ये बता दूं कि ज्यादातर वोट देने जो झोपड़पट्टी की लोग जाते हैं, हम्म जो बड़े बड़े टावर या बिल्डिंगों में रहते हैं, वो बहुत कम लोग वोट देते हैं जो। हम्म तो जहाँ वोट जो आपको मिलती है पूरा जो है झोपड़पट्टी जो जो हम्म झोपड़े हैं उनसे मिलती है, तो उनको भले आप कुछ बोल रहे हैं वो बात की बात है, लेकिन जब आप उनको पर्सनली मिलते हैं, हम्म पर्सनली आप मिलते हैं तो उनको एक थोड़ा प्राउड फील होता है। हम्म तो वो प्राउड के चलते एक उनका जो है नैरेटिव फिक्स होता है, हम्म वो नैरेटिव से कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता हम्म है। तो मेरा ये कहना है कि जो अपने लोकसभा के इलेक्शन में जो हम्म मिस्टेक हुआ है, हम्म जो कैंडिडेट को सिलेक्शन करने में डिले हुआ है, हम्म वो यहाँ न करके टाइम पे सिलेक्शन किया जाए, जिससे कि हमारी साठों की साठे सीटें जो है हम्म वो आ जाए जो है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद स्टोरी मेकर से आपने खुलकर बात की, अपने करियर से रिलेटेड, अपने जीवन से रिलेटेड और पार्टी के मुद्दों पर भी खुल के बात की। तो अभी आप देख रहे थे स्टोरी मेकर से और हमारे साथ थे वीडी सिंह जी, जिन्होंने अपने करियर से रिलेटेड पार्टी के वो तमाम मुद्दे जिन पर खुल के बात की। बहुत बहुत धन्यवाद।